हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक देखना। ये क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन है, आप चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये क्योंकि हिंदी जो पैटागोजी है वो सेम है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो ये आप चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पेपर 2 की कर रहे हो, ये क्वेश्चन दोनों में बेनिफिट करेंगे। और इसको लास्ट तक देखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे बन जाएंगे, यानी ऐसे ही सेम बहुत सारे रिपीट भी होंगे, क्योंकि सीटेट जो होता है इसमें क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, आप कोई भी पेपर प्रीवियस के क्वेश्चन उठा के कोई भी सेट देख लीजिए, आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो काफी बार रिपीट होते हैं। तो इसको लास्ट तक देखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करते हैं एंड साथ ही साथ जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दौरान, तो वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 बजे जो क्लास मिलती है उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस करते हैं, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। इसमें इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं चैप्टर वाइज। साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली 2 बजे क्लास मिलती है, उसको आप लोग ज्वाइन करिएगा। उसमें हम लोग जीके जीएस अच्छे से कवर कर रहे हैं, उसमें भी थ्योरी चल रही है, यानी एससीईआरटी की सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें हम लोग क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोग 2 बजे वाली क्लास ज्वाइन करिएगा अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हिंदी पेडागोजी के। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, यानी प्राथमिक स्तर पे जो हिंदी भाषा सिखाई जाती है उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, या फिर कक्षा में प्रिंट प्रिंट समृद्ध परिवेश, या फिर कक्षा में लिखित आकलन। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, इसमें बात ये कही गई है प्राथमिक स्तर की, ठीक है। और हिंदी भाषा सिखाने का सबसे अधिक अच्छा जो स्रोत है वो कौन सा है? तो आपका इसमें क्वेश्चन जो है थर्ड सही हो जाएगा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। यानी प्रिंट समृद्ध परिवेश पहले क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। आपने देखा होगा 1 to 5 के जो स्कूल हैं, ठीक है, प्राइमरी के जो स्कूल हैं उसमें जो बच्चे के क्लासेस हैं उसमें जैसे कि मान लीजिए ये रूम है, ठीक है, तो उसके आसपास की जो दीवारें हैं रूम की, वो उसमें आपने देखा होगा किसी की तरफ ABCD लिखा होगा, कहीं पे आपने देखा होगा 1 2 लिखा होगा, ठीक है, छोटा बड़ा लिखा होगा। तो ऐसा क्यों होता है? इसी को कहते हैं प्रिंट, जो है प्रिंट समृद्ध परिवेश, यानी कि बच्चे के आसपास ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया जाता है जिससे बच्चा हर तरफ देख के सीख सके। अगर वो इस तरफ भी देख रहा है इस दीवार पे तब भी वो ABCD पढ़ रहा है, वो इस तरफ देख रहा है तो छोटा बड़ा पढ़ रहा है, वो इस तरफ देख रहा है तो जो टेबल पढ़ रहा है। तो हर तरीके से बच्चा क्या होता है कि अपने आसपास जो है वो ऐसा इन्वायरमेंट देख रहा होता है जहां से वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है अपने जो उसके लेवल का है, ठीक है। तो प्रिंट समृद्ध परिवेश आपने स्कूल में भी देखा होगा, कभी कभी ये होता है कि जो जीने होते हैं जीने पर भी जो है टेबल वगैरह लिख दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा अगर जा भी रहा है जीने से चढ़ते हुए तो भी वो कुछ ना कुछ सीखते हुए जा रहा है। तो बच्चे के आसपास ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है जिससे वो कुछ ना कुछ सीखता हो अपने लेवल के अनुसार, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रिंट समृद्ध परिवेश, यानी बच्चा जो है कमरे में बैठा है वो दीवार को देख रहा है अगर, तो भी छोटा बड़ा सीख रहा है। और बहुत जो है एक्टिविटी करके जो है दीवारों पे प्रिंट किया जाता है, यानी उसमें इतना क्रिएटिव जो अपना माइंड जो लगाते हैं कि मतलब चित्रित किया जाता है। यानी उसमें ये नहीं कि 1 2 3 4 5 ही टेबल लिखे होंगे, काफी इंटरेस्टिंग वे में लिखे होते हैं कि बच्चा उनको समझे और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी ले उसको देखने में, ठीक है। तो ये जो होगा इसमें क्या होगा, बच्चा एक्टिव भी रहेगा, साथ ही साथ उसको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। वो अपने क्लासरूम में अगर बैठा भी है तो भी अपने क्लासरूम में बहुत कुछ वो सीख रहा होगा, क्योंकि वो जिस तरफ देखेगा उस तरफ कुछ ना कुछ उसको लिखा मिलेगा, तो वो अपना उसी से बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। तो जो प्रिंट समृद्ध परिवेश है बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इससे बच्चा क्या होता है, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, क्योंकि ये प्राइमरी स्तर की बात कही जा रही है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें हो सकता है, लेकिन कक्षा में लिखित आकलन ये भी आपका नहीं होगा कि आप कक्षा, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे आप लिखित आकलन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए ऑप्शन जो है सेकंड भी सही था, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो आपका थर्ड ऑप्शन है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें होती हैं, क्योंकि 1 to 5 में आपने, यानी कि 1 to 5 में आपने देखा होगा जो बुकें हैं वो काफी अच्छी जो है प्रिंट होती हैं, यानी उसमें चित्र भी बने होते हैं,
पेड़ पौधे भी बने होते हैं, यानी जो बच्चा अपने इन्वायरमेंट में जो चीजें देख रहा होता है वो उसी बुक में प्रिंट होती हैं। तो बच्चा उसको, चाहे वो पढ़ ना पाए, लेकिन वो बुक को देखेगा खोल खोल के, उसमें चीजें जो है वो समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो है रंगीन पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, बट जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपका थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि जो प्रिंट, जो समृद्ध प्रवेश है, उससे बच्चा क्या है, ऑब्जर्व कर रहा है, रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पैडागोजी को सॉल्व करने में यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि ऑप्शन सही है, जैसे कि इसमें आपको लग रहा होगा 2 भी ऑप्शन सही है, थर्ड भी ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सभी को अपने आप में इंक्लूड कर रहा हो, वो ऑप्शन आपको टिक करना है, वही आपको एक नंबर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें बात कही गई है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। ठीक है, इसका निहितार्थ है कि, यानी जो बच्चे होते हैं वो बोलचाल की भाषा लेके स्कूल आते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे जब स्कूल आते हैं तो कुछ ना कुछ अपने घर से, अपने इन्वायरमेंट से लेके आते हैं स्कूल। ये तो है नहीं कि वो खाली डब्बा है। ये पहले का, मतलब पहले के जो साइंटिस्ट, मतलब पहले के जो मनोवैज्ञानिक थे, वो कहते थे कि बच्चा खाली डब्बा है और टीचर उसमें भर देता है। बट आज की डेट में आपका एनसीएफ भी कहता है कि बच्चा क्या है, एक्टिव है। ठीक है, जीन पियाजे भी कहते हैं, वाइगोस्की भी इसी बात को कहते हैं कि बच्चा एक्टिव है। अगर अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया जाए तो अपनी उम्र के हिसाब से वो बेहतर सीखेगा। ठीक है, तो इसमें ये बात कही जा रही है, जो बच्चा स्कूल आता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ अनुभव लेके आता है। तो बिल्कुल सही बात है, वो अपने घर से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने दोस्तों से कुछ ना कुछ लेके आता है, उसके अपने कुछ अनुभव होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वो ट्रेन में जा रहा है, तो वो पेड़ जो है वो उसको फील होगा कि पेड़ भी चल रहे हैं, तो उसका कुछ अनुभव अपना बना कि ये पेड़ जो है मेरे साथ चल रहे हैं। बच्चा स्कूल आना स्टार्ट हुआ, बट उसने ये देखा कि पेड़ जो है वो मेरे साथ चल रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ अनुभव बना। साथ ही साथ स्कूल से आने के तौर पे घर, मतलब घर से स्कूल आने के रास्ते में बच्चा बहुत कुछ चीजें देखता है, बहुत कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो उसमें एक अपनी समझ बनाता है। ठीक है, बच्चा जो देखता है, सुनता है और समझता है, तो उसके आधार पे एक अपना वो अनुभव भी बनाता है। तो बच्चा जो होता है स्कूल आने से पहले उसको बहुत कुछ नहीं, पर इतना जरूर मालूम होता है कि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर पाए। साथ ही साथ वो अपने इन्वायरमेंट से, अपने घर से, अपने दोस्तों से कुछ ना कुछ अनुभव लेके आता है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, यानी बच्चा जो है घर से तो भाषा लेके आया है जो मदर टंग होती है, तो क्या आप उसको स्कूल में भाषा नहीं सिखाएंगे? ये कहना गलत होगा, क्योंकि बच्चे की जो मातृभाषा है, एनसीएफ भी आपका कहता है कि बच्चे को, मतलब बच्चे को हमको उसकी मदर टंग में ही हमको पढ़ाना है, लेकिन साथ ही साथ हमको दूसरी लैंग्वेज भी बच्चे को सिखानी है। ठीक है, तो ये जो हुआ, इसमें एक बात कही जा रही है कि हमको बच्चे को भाषा ही नहीं सिखानी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चा अपनी मदर टंग लेके आया है, उसके उसको आधार बना करके आप उसको आगे बढ़ाएंगे, बट ये तो नहीं कि आप उसको भाषा ही नहीं सिखाएंगे। क्योंकि बहुत ये होता है कि क्षेत्रीय प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है, यानी मान लीजिए क्लासरूम में कुछ बच्चे तो हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों की हिंदी थोड़ा अलग होगी, और हर बच्चे की थोड़ी बहुत हिंदी में बोलने का तरीका भी अलग अलग होगा। इसका क्या रहता है, कुछ क्षेत्रीय भाषा का भी असर पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना, हमको धीरे धीरे सुधार लाना है, तो भाषा तो सिखानी पड़ेगी। ये आपका गलत हो जाएगा। जो बी ऑप्शन है, यानी सेकंड ऑप्शन जो है, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, तो बच्चों की भाषा को आप सुधारेंगे कैसे? क्योंकि बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ सीख के आया, वो धीरे धीरे करके स्कूल के माहौल की, मतलब स्कूल के माहौल में रहते रह कर वो धीरे धीरे अपनी जो भाषा है उसमें धीरे धीरे अपने आप इन जो है सुधार कर लेगा। आप उसके लिए अलग से क्लास नहीं लगाएंगे कि हाँ अब हम आपकी भाषा को सुधार रहे हैं। ठीक है, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित उपयोग जो है, उचित प्रयोग किया जाए, यानी जो बच्चे का भाषाई अनुभव है उसका उचित उपयोग किया जाए, या फिर बच्चे के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए, तो ये भी कहना गलत होगा। बच्चा क्लासरूम में है, उसके जितने भी अनुभव हैं और जितने भी उसके जो डाउट हैं वो सब क्लियर करना शिक्षक का, मतलब शिक्षक की जिम्मेदारी है। तो उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो अनुभव है, आप उसको बाहर क्लासरूम के नहीं करेंगे कि आपकी जो रियल लाइफ है वो स्कूल से बाहर है, आप क्लासरूम में आपकी लाइफ अलग है। यानी जो आपकी मदर टंग है वो आपके स्कूल के बाहर है, और आपको स्कूल में कुछ और दूसरी लैंग्वेज बोलनी है, तो बच्चा कैसे बोलेगा?
जो उसकी मदर टंग है वो बचपन से बोलता आ रहा है, वो उसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, तो वो दूसरी लैंग्वेज में कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करेगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको आधार बना के क्या करना है, हमको दूसरी लैंग्वेज सिखानी है बच्चे को। ठीक है, तो ये भी आपका गलत होगा। इसमें आपका थर्ड ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे के जो भाषाई अनुभव हैं उनका उचित प्रयोग किया जाए, यानी बच्चे जो अपना अनुभव लेके आए हैं भाषा के तौर पे, यानी जो भाषा बोल रहे हैं, जो उनका अनुभव है, उसको हमको उचित प्रयोग में लाना चाहिए, यानी उसको आधार बना के हमको बच्चे को आगे बढ़ाना है। ठीक है, बच्चा आगे प्रोग्रेस कर पाए। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? यानी जो भाषा होती है उसको सीखने और सिखाने में सबसे जो है महत्वपूर्ण ऑप्शन कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास होगा, सामाजिक अंतःक्रिया होगा, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री होगा, या फिर बाल साहित्य होगा? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है 2 सही हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया। क्योंकि क्या है, बच्चा जब समाज में एक दूसरे के संपर्क में आता है तो चीजें जो हैं और जो भाषा है बहुत अच्छे से सीखता है, और उसमें उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। यानी ना तो उसके पास कोई प्रेशर रहता है कि हमको ये लैंग्वेज सीखनी है। आपने देखा होगा बच्चा घर में है, दोस्तों के साथ अपने खेल रहा है, कहीं घूमने गया है, तो बहुत सी लैंग्वेज एंड बहुत से चीजें ऑब्जर्व कर लेता है। उसको सीखने के लिए बहुत कुछ प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती, वो खेल खेल में सीख रहा है। ठीक है, वो दोस्तों से बात कर रहा है, हंस रहा है, मूवी देख रहा है, उसके माध्यम से सीख रहा है। तो बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपनी दादी से बात कर रहे हैं, अपनी माँ से बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहा है, तो आराम से वो चिल करके भी, मतलब खेल के भी माध्यम से कुछ खाना भी खा रहा है, पी रहा है, तो उसके माध्यम से भी वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे में कोई प्रेशर नहीं रहता कि हमको ये सीखना है। जैसे वो क्लासरूम में जाता है तो उस बच्चे के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हाँ, हमको आज मैथ का ये चैप्टर जो है कंप्लीट करना है, या फिर हमको साइंस का चैप्टर कंप्लीट करना है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे पे प्रेशर रहता है। ठीक है, लेकिन जो सामाजिक अंतःक्रिया करके जो हम अनौपचारिक रूप से भाषा सीखते हैं, उसमें हमारा कोई प्रेशर नहीं रहता हमारे ऊपर कि हाँ, हमको ये जो है लैंग्वेज सीखनी है या फिर हमको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे के ऊपर जब कोई प्रेशर नहीं रहता है, बच्चा आराम से अपने इन्वायरमेंट से चीजें ऑब्जर्व करता रहता है और साथ ही साथ सीखता रहता है। लेकिन अगर बच्चा किसी के संपर्क में ही नहीं आएगा तो बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा, ये भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, आप उसको जंगल में छोड़ाइए तो क्या वो जो है लैंग्वेज सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। वो जंगल में रह के जानवरों की लैंग्वेज तो सीख लेगा, बट हम जो इंसान है उनकी लैंग्वेज वो नहीं सीख पाएगा। यानी बच्चा जिस भी इन्वायरमेंट में है बचपन से, वो उसी इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, वहीं से सब कुछ सीखेगा। तो अगर बच्चा समाज में इंटरेक्ट हो रहा है, लोगों से संपर्क में आ रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, तो अच्छे से बेहतर तरीके से रीत रिवाज, लैंग्वेज, रहन सहन, जो अपना पहनावा है, सब कुछ अच्छे से सीख जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा समाज में ही रहता है और समाज की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट बच्चे पे असर करती हैं, साथ ही साथ इनडायरेक्ट भी उनका जो है जो इफेक्ट करता है, यानी डायरेक्ट भी उनका जो असर है बच्चे पर देखने को मिलता है। जैसे कि आप मान लीजिए अगर आप घर में बात कर रहे हैं आपस में और बच्चा अगर वहीं पे बैठा हुआ है, तो आप नहीं नोटिस करेंगे कि बच्चे ने क्या जो है बातें ये कहाँ से सीख ली, और फिर वो वही बात रिपीट करेगा। फिर आप सोचोगे कि ये लैंग्वेज इसने कहाँ से सीखी, या फिर ये शब्द इसने कहाँ से सीखे। तो बच्चा बहुत कुछ चीजें जो है एक्टिव, क्योंकि बच्चा एक्टिव रहता है, उसका जो एलईडी है, ठीक है, जो उसका एलईडी है वो 5 साल तक एक्टिव रहता है नॉम चॉम्स्की के अनुसार। ठीक है, तो एलईडी जब इसकी एक्टिव है तो वो हर चीजें बहुत जल्दी कनेक्ट करता है और बहुत चीजें बहुत जल्दी भाषा को वो एक्वायर भी करता है और सीखता भी बहुत जल्दी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है, वर्ड है, रीति रिवाज है, तो बच्चा बहुत जल्दी जो है सीख लेता है, चीजें कनेक्ट भी करता है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा समाज में जब अंतःक्रिया करेगा, लोगों से जब इंटरेक्ट होगा, बातचीत करेगा, तो वो बेहतर सीखेगा। ठीक है, और इसको सीखने के लिए बच्चे पे कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा, वो आराम से सीख लेगा। तो इसमें जो है आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें बात कही गई है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, यानी जो हिंदी भाषा है उसमें शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, पहला ऑप्शन है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, या फिर
या फिर बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, या फिर बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, या फिर बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ाने के लिए भरपूर अवसर दें। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। सहज रचना शक्ति क्या है कि बच्चा जो अपने घर से, जो आसपास के माहौल से रहते हुए जो अपनी लैंग्वेज सीख के आया है, यानी जो उसकी मदर टंग है, उसी में बच्चे को हमको अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। यानी वो सहज रूप से आराम से अपने आप को उसी जो उसकी मदर टंग है उसी में वो अपने आप को एक्सप्लेन करे। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उस पर हमको कोई प्रेशर नहीं डालना है। जैसे कि जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं उसमें क्या होता है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, यानी उन पे प्रेशर डाला जाता है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, नहीं तो फाइन पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी स्कूल के बच्चे, प्राइमरी स्तर के बच्चे होते हैं, तो उनको जिस भी वो लैंग्वेज में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, जो भी उनकी मदर टंग है, हमको उसमें बच्चे को एक्सप्लेन करने दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे जो है कमजोर मानते हैं? इस तो पहला है, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों को लिखो। तो इसमें क्या होगा, यानी इसमें ये है क्वेश्चन का मतलब, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे जो है कमजोर मानते हैं। यानी जो बच्चे का है भाषा आकलन आपको करना है कि बच्चे की जो क्षमता कितना है भाषा पे, तो हमको ये देखना है कि इसमें जो सबसे कम उपयोगी है, यानी कि बच्चे का जो आकलन है भाषा स्तर को जानने का वो कम कर पाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, यदि इल्का तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। अगला है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन सी बात से घबराता है। अगला है, ईदगाह कहानी में हामिद ने जो है मेले से क्या खरीदा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात ये कही गई है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो आपने जब एक कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसने क्या क्या खरीदा। इसमें आपको अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ा, आपने स्टोरी पढ़ी, उसमें आपने देखा कि जो हामिद है उसने ईदगाह में जाके कौन कौन सी चीजें खरीदी, तो आप फटाक से बता दोगे। उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ा, उसमें आपने कोई चीज ऑब्जर्व नहीं की, उसमें तर्क वितर्क नहीं किया, ना तो उसमें कोई डिसीजन आपने लिया, तो उसमें आपको कुछ भी कोई भी अपना दिमाग जो है नहीं प्रयोग करना पड़ा। सिंपल सी आपने स्टोरी पढ़ी, आपको उसमें आंसर मिला, आपने बता दिया। तो इसमें आपका जो है यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो भाषा का आकलन हो रहा है उसमें इसके माध्यम से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। पहला है सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, संप्रेषण। यानी संप्रेषण जो है भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। संप्रेषण के माध्यम से क्या होता है कि जब संप्रेषण हो रहा है यानी बातचीत जब हो रही है, तो इसमें जो भाषा है वो बच्चे की और डेवलप होती है। बहुत सी चीजें, बहुत से ऐसे वर्ड हैं, बहुत से ऐसे तौर तरीके होते हैं, यानी हमको लैंग्वेज को कैसे बोलना है, ठीक है, और कौन से शब्द हमको कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है, तो ये सब संप्रेषण के माध्यम से ही आता है। मान लीजिए अगर क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा है, सब बच्चे एक्टिव होंगे, सब बच्चे बातचीत कर रहे होंगे, तो बहुत से बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट होकर ये बहुत कुछ चीजें सीखेंगे कि हमको कैसे बोलना चाहिए, ये वर्ड अच्छा इस लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है, या फिर ये वर्ड ऐसे बोला जाता है, या फिर इस क्षेत्र में इस ये जो वस्तु है इसको ये शब्द बोला जाता है। तो बहुत से जो जैसे तौरंग शब्द है वो झारखंड में जंगल को बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जब क्लासरूम में बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे तो बहुत से ऐसे वर्ड हैं, बहुत सी ऐसी मीनिंग है, बहुत सी ऐसी लैंग्वेज है जो बच्चा सीखेगा, ऑब्जर्व करेगा एंड उसको ध्यान भी देगा। तो संप्रेषण के माध्यम से क्या होता है, भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो क्लासरूम में डिस्कशन इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। संवाद है, जैसे पहेली बुझाना हो गया, क्लासरूम में बच्चे आपस में बातचीत करवा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी डेवलप होती है। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है? तो पहला है, यानी सुनने और लिखने की बात की जा रही है। कविता सुनना और शब्दांश लिखना, या फिर कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, या फिर सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, या फिर सुनी गई कहानी को शब्दा लिखना। यानी जो कहानी आप सुन रहे हैं उसी को आप फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ये बेस्ट तरीका है आकलन का। इसमें क्या होगा, आपका आकलन ये भी हो जाएगा कि बच्चे ने सही से कहानी सुनी, सुनने के साथ साथ उसने जब लिखा तो उसमें अपने अनुभव भी लिखेगा। क्योंकि जब हम चीजें कुछ सीखते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई अगर आपने कहानी पढ़ी या फिर आपने कोई मूवी भी देखते हैं तो भी उसमें अपना अनुभव लगाते हैं। जब मूवी का एंड हो जाता है तो उसमें अपनी भी थिंकिंग लगाते हैं कि हाँ मूवी में ऐसे नहीं ऐसे एंड होना चाहिए था। ठीक है, तो क्या होता है कि ये हर व्यक्ति में विशेषता है कि बच्चा मतलब बच्चा हो या फिर कोई व्यक्ति हो, अगर कोई चीजें हम सीखते हैं कोई टॉपिक से रिलेटेड या कोई दुर्घटना से रिलेटेड, तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी मतलब अपना भी अनुभव उसमें लगाते हैं, यानी अपनी एक समझ बनाते हैं उससे रिलेट करके। तो क्या होता है इसमें, जब बच्चा कहानी सुनेगा एंड वो जब लिखेगा अपने शब्दों में, तो इससे क्या होगा कि बच्चे को, जो बच्चे का आकलन है वो उसमें ये निकल के सामने आएगा कि बच्चे ने कहानी जो पढ़ी फिर उसके बाद उसका अपना अनुभव क्या रहा। क्योंकि जो अपने शब्दों में लिखेगा तो उसका अपना भी अनुभव इसमें आएगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है कि इससे इससे आपका आकलन अच्छा हो पाएगा बच्चे का। आपको ये समझ में आएगा कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो कैसी है, यानी पॉजिटिव वे में जा रही है, निगेटिव में जा रही है, और बच्चे ने कहाँ पे दिक्कत की। अगर वो कहानी को बहुत अच्छा मोड़ दे पा रहा है या फिर कहानी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है तो उसने कहानी बहुत अच्छे से समझी। अगर वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो उसने कहानी को ढंग से समझा ही नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये समझ में आएगा कि बच्चे का अनुभव क्या रहा है इस कहानी के दौरान। क्योंकि जब वो अपने शब्दों में लिखेगा तो अपना अनुभव भी उसी में लिखेगा। तो इसमें आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है थर्ड ही होगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्त करता है या भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, यानी जो सार्थक है वो क्या कर रहा है, पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्त कर रहा है, यानी वो रिपीट कर रहा है। तो ये जो दर्शा रहा है व्यवहार वो क्या है? पहला ऑप्शन है, वह पढ़ने से अधिक समय लेता है, यानी वो पढ़ने में अधिक समय लेता है। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, यानी उसमें एक विकार है कि वो अटक अटक कर ही पढ़ेगा। या फिर वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, या फिर उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। यानी अगर वो एक वाक्य शब्द रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अटक अटक के पढ़ रहा है। हो सकता है उसको इसका अर्थ ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, इसलिए वो रिपीट कर रहा हो। या फिर वो पढ़ने में जो है अधिक समय लेता है, ऐसा भी नहीं इसका होगा कि वो पढ़ने में अधिक समय ले रहा है। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा कि लंबे शब्दों जो है लंबे शब्दों को पढ़ने में इसको कठिनाई हो रही है। ये भी आप नहीं कह सकते कि बच्चा जो है पुनरावृत्त अगर कर रहा है तो उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है। इसमें जो है आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वो वर्ड रिपीट कर रहा है, शब्द रिपीट कर रहा है, तो वो समझना चाह रहा है कि आखिर एटलीस्ट इसका अर्थ क्या है। हो सकता है एक बार में उसको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, इसलिए बच्चा जो है अपना वर्ड रिपीट कर रहा है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें है हिंदी भाषा में जो आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें फर्स्ट है, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, या फिर भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, या फिर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, या फिर बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। तो इसमें जो है नहीं पूछा है, तो आपको निगेटिव आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन फोर जो है फोर सही हो जाएगा, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। इसमें ये बात कही गई, यानी जब आप आकलन कर रहे हैं तो उसके दौरान आप क्या कर रहे हैं, बच्चों की जो त्रुटियां हो रही हैं सीखने के दौरान आप सिर्फ उन्हीं का आकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ही मेन उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आकलन किया जाता है यानी क्लासरूम में जब असेसमेंट होता है
तो उसका मेन पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हमको बच्चे की त्रुटियां निकालनी है, यानी बच्चे की गलतियां गिननी है कि आखिर बच्चा जो है वो गलती कहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो यही इसमें आपका है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव था क्वेश्चन तो हमको निगेटिव ही आंसर देना था। क्योंकि जो आकलन होता है उससे हमको ना तो प्रतिस्पर्धा करनी रहती है, ठीक है, ना ही हमको बच्चे को लेबल करना होता है। उसका जो उद्देश्य ये होता है कि आखिर बच्चे को लर्निंग के दौरान कहाँ पे समस्या आ रही है, और टीचर एज अ टीचर के रूप में आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो बच्चे वीक हैं उनको हमको कैसे आगे इम्प्रूव कराना है। तो ये सब बातें निकल के आती हैं आकलन के दौरान। लेकिन इसमें पूछा था नहीं, तो आपका 4 ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चों की त्रुटियां पहचान रहे हैं आप, तो ये आपको मतलब ये आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेख का कार्य का उदाहरण है, यानी जो उत्कृष्ट लेख है कार्य का उदाहरण है। पहला है छुट्टियां कैसे मनाई गई, मतलब छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, प्राथमिक स्तर की बात कही जा रही है। ठीक है, अगला है मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कहानी शब्द का जो है श्रुत लेख, या फिर किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, यानी अगर किसी ने अपनी आंखों देखी कोई घटना घटित हुई आपने देखा तो उसको अपने शब्दों में लिख देना। तो इसमें जो है आपका 15 का 4 ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ने क्या किया, इसमें जो है उसने जो घटना देखी, मान लीजिए उसके घर में या उसके आस पड़ोस कहीं भी कोई घटना घटित हुई, तो उसने जो वो घटना देखी फिर वो जब लिखेगा तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, और उसके अनुभव भी होंगे कि हाँ इस घटना के दौरान क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसमें क्या कर रहा है, बच्चा अपने दिमाग पे जोर डालेगा, वो चीजें ऑब्जर्व करेगा कि हाँ आखिर जो घटना घटित हुई कैसे घटी, क्यों घटी, उसका रीजन क्या था, उसके परिणाम का क्या निकले। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बच्चा एक्टिव रहेगा, साथ ही साथ वो अपना दिमाग भी लगाएगा, उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा होगा, वो अपना तर्क वितर्क करेगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप उस घटना के बारे में बच्चा लिखेगा तो ऐसे तो उठा के वो लिख नहीं देगा कुछ भी, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसके निगेटिव पक्ष पॉजिटिव पक्ष देखने होंगे, लोगों से डिस्कशन भी करना पड़ेगा उस घटना के दौरान कि आखिर घटना घटी तो क्यों घटी, क्या हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चा ज्यादा एक्टिव है, अपना दिमाग वो प्रयोग कर पा रहा है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी जो भाषा सीखी जा रही है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो ये आपका कहना गलत हो जाएगा कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। आपके नॉम चॉम्स्की जो हैं वो कहते हैं कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जित करने की। साथ ही साथ 5 साल की उम्र में बच्चे का जो एलईडी है, ठीक है, 5 साल का जो बच्चा है उसका एलईडी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, वो चीजें बहुत जल्दी सीखेगा। यानी कि मान लीजिए एक बच्चा जो है 20 साल का है या फिर 15 साल का आप मान लीजिए, और एक बच्चा जो 5 साल का है, अगर आप उसको किसी दूसरे देश भेज देते हैं, यानी अदर कंट्री में अगर उसको आप भेज देते हैं, तो जो 15 साल का बच्चा है उसकी अपेक्षा ये 5 साल का बच्चा वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के तौर तरीके बहुत जल्दी सीखेगा। क्यों, इसका मेन रीजन यही है कि बच्चे का एलईडी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, वो चीजें बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है, और वो चीजें जो सीखता है उसके दिमाग में बहुत जल्दी फीड होती हैं। उसका एलईडी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, वो हर चीजें बहुत जल्दी कनेक्ट कर पा रहा होता है। तो 15 साल की अपेक्षा 5 साल का जो बच्चा है वो वहाँ की जो लैंग्वेज है, तौर तरीके हैं, जो वहाँ का कल्चर है, वो बहुत जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि बच्चे में जन्मजात क्षमता नहीं होती है भाषा अर्जित करने की। तो अगर जन्मजात क्षमता नहीं है तो हर व्यक्ति सीखता है अपनी मदर टंग, क्योंकि आपका जन्म होता है सीधे, आप ये तो नहीं आप किसी कोचिंग में स्कूल में आपका एडमिशन होगा वहां से आप लैंग्वेज सीख के आ रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। आपका जन्म होता है घर में, सबसे पहले माँ बाप के संपर्क में आते हो, अपने पिता के संपर्क में आते हो, भाई बहन के संपर्क में आते हो। ठीक है, तो वहां से आप लैंग्वेज को सीख रहे होते हो, तौर तरीके सीखते हो, अपनी भाषा भी सीखते हो, जिसको कहते हैं मदर टंग। तो ये कहना गलत होगा कि भाषा मतलब व्यक्ति में या बच्चे में जो है भाषा अर्जित करने की क्षमता नहीं होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर जन्म होता है, अगर अर्जित करने की क्षमता ना होती तो सभी को जन्म के दौरान ही, जन्म होने के बाद सीधे कोई कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता लैंग्वेज सीखने के लिए।
पर ऐसा तो नहीं होता है, सभी अपने घर से इन्वायरमेंट से ही सीखते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, यानी जो बच्चे हैं वो विद्यालय जाकर ही भाषा सीख रहे हैं, तो ये भी आपका कहना गलत होगा, क्योंकि जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो उसके पहले वो लैंग्वेज सीख रहे होते हैं जो उनकी मदर टंग होती है, उसमें अपने आप को एक्सप्लेन भी कर पा रहे होते हैं, साथ ही साथ उनके अपने अनुभव भी होते हैं, तो ये भी आपका गलत होगा। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से भाषा सीखते हैं, तो ये कुछ हद तक तो सही है, क्योंकि बच्चे जो हैं विभिन्न संचार माध्यम से भाषा सीखते हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे छोटे बच्चों की बात कही जा रही है, ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चा जन्म लेता है, ये तो नहीं वो किसी संचार माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से वो लैंग्वेज को सीख रहा है, ये हो सकता था, लेकिन ये प्राइमरी स्तर की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बेस्ट जो आपका आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। आपका इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चा जो है उसमें जन्मजात क्षमता पाई जाती है लैंग्वेज को सीखने की। उसके लिए उसको ना तो कोई ट्यूशन लगाना पड़ता है, ना ही कोई टीचर से संपर्क करना पड़ता है, ना ही कहीं स्कूल में उसको एडमिशन करवाना पड़ता है, ना ही कोई ऑनलाइन कोचिंग, ना तो कोई ऑफलाइन कोचिंग। वो आराम से अपने घर से, अपने एनवायरमेंट से लैंग्वेज को सीख लेता है, एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 15, एक मिनट, ये हो चुका था, हम लोग 17 पे चलते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश डैश में कठिनाई होती है, यानी जो डिस्ग्राफिया होती है, जो आपकी डिसेबिलिटी है, इसकी भी हम लोग जल्दी क्लास लेंगे, क्योंकि ये अभी जो टॉपिक है वो रह गया है। ये टॉपिक आपका सीडीपी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हिंदी में भी, तो ये क्लास आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, इसको ज्वाइन करना। यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक आप खुद ही देख रहे हैं, आंसर मतलब क्वेश्चन ये हिंदी में भी पूछता है, साथ ही साथ सीडीपी में भी आता है 1 से 2 क्वेश्चन, और आपका ईवीएस जो है पेडागोजी में भी पूछ लेता है। तो ये जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम जल्दी से मतलब 1 ही 2 दिन में इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अभी रह गया है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है टीचिंग से रिलेटेड, वो टाइम पे मिलती रहे, एंड साथ ही साथ आपको सारी क्लासेस भी मिलती रहे। ठीक है, तो इसमें जो बात कही गई डिस्ग्राफिया, देखिए डिस्ग्राफिया का मतलब ही होता है आपका ग्राफ जो होता है लिखने से संबंधित, यानी जब ग्राफ बनाते हो तो वो ग्राफ कैसे बनाते हो, मुंह से तो बोल के नहीं बना लेते, आप हाथ का ही प्रयोग करते होगे ना, तो जब लिख के बनाते हैं तो आप लिख ऐसे आप कनेक्ट करिए डिस्ग्राफ, यानी ग्राफ आप बनाते हो, लिख के बनाते हो, तो जो है लिखने संबंधी विकार हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कनेक्ट करना, क्योंकि डिस्ग्राफिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, तो इसमें कंफ्यूजन रहती है, इस वजह से आप ऐसे जब चीज को कनेक्ट करेंगे तो आप अच्छे से समझ लेंगे। तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें बच्चे को कठिनाई हो रही है, क्योंकि वो डिस्ग्राफिया से वो प्रभावित है। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी जो प्राथमिक स्तर की बात कही जा रही है, वो जो पाठ्य पुस्तक है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है। पहला ऑप्शन है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, यानी जो प्रसिद्ध राइटर हैं उनकी आप बुकें उसमें मतलब उनकी कहानियां प्रिंट करवाएंगे, प्राइमरी स्तर की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। या फिर नैतिक मूल्यों वाली कहानी, यानी जिसमें नैतिकता की बात कही जाए, वो प्रिंट करवाएंगे। या फिर बहुतायत में दिए गए अभ्यास, ये आप प्रिंट करवाएंगे। या फिर हिंदी भाषा को विधिवत रूप से देने वाली रचनाएं। तो इसमें जो है आपका 4 ऑप्शन सही होगा कि हिंदी भाषा में विधिवत रूप से मतलब जो रूप देने वाली रचनाएं, ये आप ज्यादा मतलब इस पे जोर देंगे, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात कही जा रही है। अगर आप प्रसिद्ध लेखक की रचनाएं, क्योंकि बच्चा छोटा है, वो ये नहीं देख रहा कि इसके कौन राइटर हैं, कौन प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उसको वो क्या कर रहा है, वो सीख रहा है अपने इन्वायरमेंट के बारे में। तो हमको ऐसी बुकें प्रिंट करवानी है कि बच्चा जो अपनी रियल लाइफ में देख पा रहा हो। ठीक है, जैसे वो घर के आसपास भी पेड़ देखता है, तो बुक में भी वो पेड़ देखता है। घर के आसपास कोई बतख वगैरह देख लेता है, जो डॉग है, बिल्ली है, तो वो देखता है, तो बुक में भी अगर वो देख रहा है तो वो ये समझता है कि ये भी हमारा एक इन्वायरमेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, बुक खोल के बैठ जाते हैं, उसमें देखते रहते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं,
बट वो देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमको बुकें ऐसे प्रिंट करानी जो बच्चे अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ। तो इसमें आपका 4 ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होनी चाहिए? यानी जो बहुभाषिक कक्षा होती है उसमें क्या है, बच्चों की जो भाषा है वो कैसे है, उसको आप एक संसाधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं या फिर एक रुकावट के रूप में जो है उसको देख रहे हैं? तो पहला ऑप्शन है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है या फिर शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। यानी जो क्लासरूम में अगर बहुभाषा है यानी मल्टीपल लैंग्वेज के बच्चे हैं तो जो है शिक्षक के लिए चुनौती होगी, या फिर तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लैंग्वेज मतलब बहुभाषा अगर कक्षा है उसमें जो है बच्चे हैं, क्योंकि एक क्लासरूम में 30 बच्चे होते हैं और 30 बच्चे जरूरी तो नहीं एक ही लैंग्वेज बोलते हो, उनकी मदर टंग एक ही जैसी हो। अगर 30 बच्चे हैं तो उनकी 30 तरीके की लैंग्वेज होगी और टीचर को क्या करना है, एक संसाधन के रूप में लेना है। ये नहीं कि आप सभी बच्चे से कहेंगे सभी को हिंदी में ही बोलना है, हो सकता है किसी की मराठी हो सकता है किसी की हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा सा अवधी इंक्लूड हो सकता है किसी बच्चे में उसका क्षेत्रीय भाषा थोड़ी बहुत देखने को मिल रही हो। तो क्या करना है आपको, बच्चा जिस भी लैंग्वेज में है कंफर्टेबल, हमको उसी लैंग्वेज में बच्चे को डील करना है। और क्लासरूम में कोशिश ये की जाती है कि जब टीचिंग के दौरान ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए कि उसमें सभी बच्चे इंक्लूड करें। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत लैंग्वेज किसी बच्चे की चेंज भी है तो भी वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। तो ये ध्यान रखना, मतलब ध्यान रखने की जरूरत बात रहती है, क्योंकि क्लासरूम में क्या है, छोटे बच्चे हैं, वो जो चीज़ें जो लैंग्वेज उनकी है, जो उनकी मदर टंग है, वो उन्हीं के माध्यम से सीखेंगे। तो एक टीचर के रूप में यानी एज अ टीचर के रूप में ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करना रहता है कि बच्चे सभी उससे कनेक्ट कर पाएँ। तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, यानी जो असेसमेंट होता है उसमें वो रुकावट डालती है, तो ये ऐसा भी कहना गलत होगा। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, यानी जो सीखने की लैंग्वेज है वो भी बाधित हो रही है, तो ये भी कहना गलत होगा। मान लीजिए अगर क्लासरूम में आप जो है ग्रुप लर्निंग करवा रहे हो तो वो तो पॉजिटिव मानी जाती है और उससे क्या होगा कि बच्चे सीखेंगे दूसरी लैंग्वेज भी। मान लीजिए क्लासरूम में अगर ग्रुप बना दिए गए 4-4 के और 4 बच्चे 4 तरीके की लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो हर बच्चा एक दूसरे की लैंग्वेज सीखेगा तो वो कुछ नया भी सीखने की कोशिश करेगा और वो चीज़ें सीखेगा भी जल्दी से। तो ग्रुप लर्निंग जो इसीलिए ज़्यादा जो है एक्टिव मानी जाती है और ज़्यादा इस पे फोकस भी किया जाता है। तो ये भी आपका कहना गलत होगा कि जो बहुभाषा है वो रुकावट डालती है या फिर बाधा उत्पन्न करती है। इसमें आपका जो है ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा कि जो बहुभाषा होती है क्लासरूम में वो एक संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं आप एज ए टीचर के रूप में। ठीक है, ना तो उसको आप रुकावट मानेंगे, ना तो उसको आप मानेंगे कि एक बाधा है, ना तो आप मानेंगे कि यह आकलन में जो है बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसको आपको क्या करना है, एक संसाधन के रूप में लेना है, क्योंकि आप मतलब जो बच्चे हैं वो अलग 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 जो लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उससे बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी, हर बच्चा सीखेगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर क्या मुख्य आधार है? यानी जो भाषा अर्जित होती है और भाषा सीखना, इसमें अंतर क्या है? यानी कि जो अंतर होता है उसका मुख्य आधार क्या है, आखिर क्यों अंतर है? तो पहला है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, या फिर भाषा की लिखित आकलन, या फिर भाषा का उपलब्ध परिवेश, या फिर भाषा की जटिल संरचनाएं। तो इसमें जो है आपका थर्ड ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि परिवेश ही मैटर करता है। इसीलिए जो है अर्जन और भाषा सीखने में यानी लर्निंग जो है आपकी लर्निंग और साथ ही साथ जो आपका अर्जन है यानी जो सीखना है और अर्जन है, उसमें मेन जो अंतर होता है वो आपका परिवेश का ही होता है। जैसे कि अगर आप सीख रहे हो यानी आपकी लर्निंग हो रही हो तो विद्यालय में होगी। ठीक है, और अगर आप जो अर्जित कर रहे हो आप घर में कर रहे हो, या फिर आप बाजार में जा रहे हो, मतलब मार्केट गए, मार्केट से आ रहे हो अपने घर, तो रास्ते में आपने बहुत सी चीज़ें सीखी, या फिर आपने मार्केट में भी बहुत सी सारी चीज़ें सीखी। वो जो लर्निंग होती है यानी जो सीखना होता है वो आप सिर्फ विद्यालय में सीखते हो, ट्यूशन के माध्यम से सीखते हो, कोई कोचिंग के माध्यम से सीख रहे हो। तो क्या इसका मेन अंतर क्या रहता है, यानी मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, परिवेश ही है। इन्वायरमेंट ही तय करता है कि आप जो लर्निंग अर्जित कर पा रहे हो या फिर आप लर्निंग सीख रहे हो। ठीक है, तो यही मेन अंतर होता है कि जो है इन्वायरमेंट, क्योंकि आप ये खुद ही समझ लीजिए कि आप घर में
जो है विद्यालय की लैंग्वेज सीख रहे हो? नहीं, ठीक है। लेकिन आप जो क्या विद्यालय में जो घर की लैंग्वेज सीख रहे हो? नहीं सीख रहे हो। तो इन्वायरमेंट का ही मेन रोल होता है, इन्वायरमेंट ही निर्धारित करता है कि आप जो है लैंग्वेज को अर्जित कर रहे हो या फिर लैंग्वेज को सीख रहे हो। तो इसमें आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन थे, क्योंकि ये जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन थे, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मत समझना कि ये पेपर 1 के लिए है या फिर पेपर 2 के लिए, क्योंकि जो हिंदी पेडागोजी वो आपकी सेम है, वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग जो है ईवीएस करने वाले हैं, तो कल की भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप मत करना। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर करना, जो भी पेपर 1 या पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए हेल्प करेगी। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ से आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 5 बजे वाली क्लास भी ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आप लोग 5 बजे वाली क्लास एंड 3 बजे वाली क्लास ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग ईवीएस करने वाले हैं, तो कल की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसमें भी हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा, कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है एंड आपको सारी क्लासेस भी मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।